नमस्कार। एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में सभी लोगों का स्वागत है। कल से यानी 25 सितंबर 2025 से उत्तराखंड प्रधानाचार्य पदों के लिए एकलव्य आईएएस अकेडमी में कक्षाओं का संचालन आरंभ हो रहा है और ये ऑनलाइन क्लासेज शुरू हो रही हैं। तमाम जो कैंडिडेट्स इन कक्षाओं के साथ में शामिल होना चाह रहे हैं वो शामिल हो सकते हैं। पहला पेपर, दूसरा पेपर, दोनों पेपर रहेंगे और जो बाकी जो प्रक्रिया हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें पीडीएफ नोट्स होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेज होंगी, साथ में सैटरडे को टेस्ट होगा, करंट अफेयर की क्लासेज होंगी। और इस बार जो एक प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि हम इस परीक्षा के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी किस प्रकार से करें, यानी कम समय में सही और सटीक प्रश्नों को पकड़ना। जैसे फर्स्ट पेपर में जो जीएस का सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा है, हिंदी का, इंग्लिश ग्रामर का, उत्तराखंड का, रीजनिंग का, तो वहाँ से हम उसको फिल्टर करके सिस्टमेटिक बनाएंगे ताकि हम कम समय में सीधे परीक्षा ओरिएंटेड प्रश्नों को कर सकें। सेकंड पेपर में समझ को बढ़ाने का ज़्यादा प्रयास होगा, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का ज़्यादा प्रयास होगा, क्योंकि ये पेपर ऐसा है जो फैक्ट कम होता है, समझ ज़्यादा चाहिए होती है। और वो एक समझ यानी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर हमारी विकसित हो गई है तो हम किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। तो पिछली बार की तुलना में इस बार उन पहलुओं पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा क्योंकि कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। पिछली बार 2900 के आसपास कैंडिडेट थे, इस बार 10-12 हज़ार के आसपास कैंडिडेट जाएंगे। पद उतने ही रहेंगे 692। तो लक्ष्य होगा बेहतर, सटीक और परीक्षा उन्मुखी तैयारी करना। तो हम टॉपिकों को किस तरह से कवर करेंगे, उसमें से एक टॉपिक है आज हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसमें जो है क्या है, जो प्रश्न के हिसाब से जो हमें पॉइंट इसमें पकड़ने, जिसे हम कहते हैं कीवर्ड्स, इसको मंजूरी किसने दी, यानी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है प्रश्न के हिसाब से मंजूरी किसने दी, इसे सेंट्रल कैबिनेट ने मंजूरी दी, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत सरकार का। और मंजूरी देने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये था कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा, भारत में जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है और उच्चतर शिक्षा यानी स्कूल से लेकर कॉलेज तक, भारतीय शिक्षा प्रणाली में आज की आवश्यकता के अनुसार, 21वीं सदी के अनुसार जरूरत के हिसाब से बदलाव किए जाएं, मूल अचूल परिवर्तन किए जाएं। और इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इसका जो लक्ष्य है, शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो या फिर जो है माध्यमिक शिक्षा हो या फिर उच्चतर शिक्षा हो, हर एक स्तर पर गुणवत्ता को बनाना, समानता वाली पहुंच, यानी जैसे हम कहते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं, बहुत सारे लोग जो है पिछड़े हैं, बहुत सारे लोग जो है सामाजिक रूप से असक्षम हैं, ऐसे तमाम लोगों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, ये है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य। और वांछनीयता से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना, यानी आज जो विश्व जिस तरफ जा रहा है, तकनीकी रूप से सक्षम होना, मजबूत होना, साथ में आज की वर्तमान समय की डिजिटल चुनौतियां, वैश्विक चुनौतियां। एक समय ऐसा था जब सिर्फ अपने देश से मतलब होता था, आज मतलब है कि पूरी दुनिया को ध्यान में रख करके पॉलिसी बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं, रेगुलेशन बनाने हैं। ऐसे तमाम वैश्विक परिदृश्यों को ध्यान में रख करके एक नागरिक को सक्षम बनाना है, तो शिक्षा उसको उस स्तर की देनी आवश्यक होता है। और इसीलिए 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति यानी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है,
उसका स्थान लिया है 2020 की शिक्षा नीति ने। तो यहां पर जो क्वेश्चन का पॉइंट है, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है दिया, दूसरा पॉइंट क्या है, स्कूल से लेकर के कॉलेज तक, तीसरा पॉइंट क्या है, क्या हासिल करना चाहते हैं, गुणवत्ता, समानता, पहुंच, वांछनीयता, और 34 साल पुरानी 1986 की नीति का हस्तांतरण। कीवर्ड्स। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या था इसमें, उद्देश्य था भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित और विकसित करना। जैसे हम देख रहे हैं कि भारत विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन गया है, लगभग 140 करोड़। भारत विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में वह अपने आप को ले जा रही है, और क्षेत्रफल उतना ही 32,84,263 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल, और जनसंख्या हमारी 140 करोड़। अर्थात चुनौती इस स्तर की है। तो हम अगर अपने आप को वैश्विक स्तर के देश के रूप में स्थापित नहीं करते हैं, क्षमता के रूप में स्थापित नहीं करते हैं, तो इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण, पालन पोषण कैसे होगा। हम वो वाली नीति ना अपनाएं जैसे पहली नीति थी हमारी की जो है खेती करो, और खेती करके जो है कितना कमाएंगे, या अगर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो कितना कमाएंगे, सीमा है। अर्थात वो चीज बनाओ, जैसे अकेला जो है अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा किससे कमाता है, हथियारों की आपूर्ति करके, यानी हथियारों का निर्यात करता है अमेरिका, और उसकी जीडीपी में सबसे बड़ा हिस्सा इसका है। हम देखते हैं इजराइल, इतना सा देश, 90 लाख की जनसंख्या वाला देश, 7-7, 8-8 देशों के साथ में लड़ रहा है। कहां से आई उसके पास इतनी क्षमता, इतना पैसा कहां से आया उसके पास, पिछले 1.5 साल से युद्ध लड़ता जा रहा है। इसी के कारण रसिया 14 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, और पिछले 3 साल से युद्ध लड़ रहा है। दूसरी तरफ पूरा यूरोप और अमेरिका उसके साथ में है, उसके विरोध में खड़ा हुआ है। तो कहां से आ रही है इसके पास इतनी क्षमता, तकनीकी रूप से अपने आप को सक्षम, योग्य बना करके। तो भारत की भी वो आवश्यकता है वैश्विक। मंत्रिमंडल ने इसी उद्देश्य के लिए, जो पहले से हमारा केंद्र में मंत्रालय था, जिसको हम जो है HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री कहते थे, उसका नाम बदलकर शिक्षा के महत्व को ध्यान में रख करके इसका नाम रख दिया शिक्षा मंत्रालय, ताकि हम उसी पर्सपेक्टिव में ध्यान दें। और ये स्वतंत्रता के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद तीसरा बड़ा बदलाव है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर। जैसे हमने पहली शिक्षा नीति 1968 में लाए थे, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की सिफारिशों पे बना था, दूसरा 1986 में लाए थे, तीसरा जो है 2020 में आ गया। तो ये 3 बड़े राष्ट्रीय स्तर के बदलाव हैं भारतीय शिक्षा में पिछले 80 साल के अंतराल में। इस का उद्देश्य एक और था, शिक्षा प्रणाली को, पहले हमारे पास चलता था 10+2+3। हमने ये जो चीजें हैं जो पीछे से चली आ रही थी, जैसे अगर हम पीछे जाएंगे 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया था, ताकि शिक्षा और सांस्कृतिक विकास भारत में किया जाए अंग्रेजों के समय। तो 1813 की चार्टर अधिनियम के द्वारा ये शुरुआत होती है। उसके बाद जो है तमाम कमीशन बातें हैं, और जो 1900 जो है 44 में शिक्षा नीति है हमारी, उसके द्वारा लगभग कई सारे बदलाव किए गए थे। तो जो पीछे के हैं जितने भी हार्टोंग कमीशन है, या वुड डिस्पैच एक्ट है, या फिर जो है 1835 का जो अधिनियम है, इन तमाम अधिनियमों के द्वारा जो शिक्षा नीति बनाई गई थी, उसमें बदलाव की आवश्यकता तो होती है, और धीरे धीरे बदलाव हो भी रहा है, और अब हम पूर्ण रूप से भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार इसमें व्यवस्था कर रहे हैं। तो अब हमने जो है 10+2+3 की जगह पर 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना को प्राथमिकता दे करके समग्र शिक्षा, समावेशी शिक्षा और 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार वाली शिक्षा को प्रदान करने के लिए इस नीति को लाए। ये जो
5+3+3+4 है, इसमें हमने सभी पहलुओं पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है ताकि जो है हम बच्चे को जो है खेलने से लेकर, खेलने वाली स्थिति से लेकर के और जो हायर एजुकेशन तक शुरुआत होती है उसकी, वहाँ तक उसके हर पहलू पर उसे बेहतरीन, सक्षम, योग्य और सबल विद्यार्थी के रूप में विकसित कर सकें। और साथ में क्या फोकस किया गया कि अगर हमें इनोवेटिव देश बनना है, रचनात्मक देश बनना है, अगर हमें भारत में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ों को पैदा करना है, तो हमें उसके लिए शिक्षा प्रणाली में रटने की जगह पर समझने पे फोकस करना पड़ेगा, यानी समझने की क्षमता ज़्यादा आनी चाहिए। और यही आज जो है लक्ष्य है कि स्कूली शिक्षा ऐसी हो जिसमें बच्चे रटें कम और समझे ज़्यादा, तो उस पर जो है ज़्यादा फोकस यहाँ पर है। पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड, एचआरडी ने एनईपी तैयार करने के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। ये जो शुरुआत होता है जून 2017, ये क्वेश्चन पॉइंट है कि कब बना था ये, तो 2017। रिपोर्ट कब आती है इसकी, रिपोर्ट आती है 31 मई 2019। और इसमें क्या किया गया था, शहरी और ग्रामीण दोनों, शहरी और ग्रामीण भारत में प्राथमिक और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को इसके अंदर शामिल किया गया, ताकि पूरे, जैसे हम देखते हैं कि भारत की लगभग 69% जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निवास करती, 31% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती। ये डेटा है, ये क्वेश्चन हमारे लिए जो है जीके में भी काम आ सकते हैं। तो हमने दोनों परिप्रेक्ष्य, दोनों पृष्ठभूमि की शिक्षा में एक जैसा सुधार लाने का लक्ष्य भी इसके अंदर रखा है। ये हो जाएगा इसका बैकग्राउंड। अब जो हमारी प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, प्रथम उसका जो ये 86 नहीं है, 66, ये शिक्षा आयोग जो है 1964 और 66 में जो बना था, उसके सिफारिशों पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी हमारे 1968। और इसका उद्देश्य क्या था, भारत की शिक्षा प्रणाली में आमूल चूक पुनर्गठन करना और सभी के लिए शिक्षा के अवसरों को सुनिश्चित करना, ताकि राष्ट्रीय एकीकरण और बेहतर आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भारत में प्राप्त किया जा सके। तो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को यूनाइटेड करना, यानी जो भारत का सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश है उसमें सभी को एक दायरे में, एक सूत्र में लाने का प्रयास। तो राष्ट्रीय एकीकरण यहाँ फोकस था और सांस्कृतिक विकास था। बट ये जो हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसका लक्ष्य है समग्र शिक्षा। समग्र शिक्षा यानी संपूर्ण प्रकार की शिक्षा, अर्थात एक नागरिक के पास तमाम वो खूबियाँ, तमाम वो विशेषताएं, तमाम वो क्षमताएं, तमाम वो काबिलियतें रहें। तो समग्र शिक्षा सभी पहलुओं पर, और इसमें 5+3+3+4 संरचना, यानी इसमें 4 पहलू हैं। शुरुआत के 5 साल, यानी 3 वर्ष से लेके 8 वर्ष के बीच की जो पढ़ाई है, उसमें 3 वर्ष तो प्री स्कूल वाला हो गया, जब जो है बच्चा सिर्फ जो है खेलता है, और उसके अगले 2 वर्ष आंगनबाड़ी वाले हो गए। तो शुरू के 5 साल तो ये हो गए। फिर जो अगले 3 वर्ष की शिक्षा है, उसमें क्लास 3, 4, 5, ये 3 क्लासेस के अंदर आ जाएंगी, तो +3 हो जाएगा। अगला 3 है कक्षा 6 से लेकर 8 तक, 6, 7, 8, और बाकी जो बचे 4 साल, ये 9 से लेकर के 12, 9, 10, 11, 12। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसके हर पहलू पर यहाँ पर फोकस करने का प्रयास किया गया है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी है, वो हम आगे वाले हिस्सों में विस्तार में समझेंगे कि कैसा होना है, किस तरह से होना है। ये इसके अंदर जो है लक्ष्य है। इसमें जो है एक मोटा मोटा एनालिसिस परीक्षा के हिसाब से क्या हो सकता है, कि क्या पूछे जा सकते हैं, या प्रश्नों को अगर जो है वो एनालिटिकल बेस पे पूछ रहा है तो कैसा है। तो एनईपी 2020 की प्रमुख विशेषताएं, जैसे समग्र शिक्षा पर फोकस। समग्र शिक्षा का मतलब यह हुआ कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक पूरे शैक्षिक परिवेश में
बेहतरी, विस्तार, 5+3+3+4 संरचना जो अभी पीछे बात कर ली है, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक। इसका मतलब शुरुआत के जो 6 वर्ष हैं शिक्षा में, उसमें शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, दोनों तरह की क्षमताएं विकसित होने का मतलब भविष्य के लिए जो है अच्छा नागरिक होना। क्षमताओं यानी जैसे हम चाइल्ड डेवलपमेंट के रूल्स पढ़ते हैं कि मानसिक और शारीरिक विकास मूल रूप से 15 साल की उम्र से पहले पहले हो जाता है, इसलिए स्कूल पर ही सारा फोकस। बुनियादी बहुभाषावाद यानी शिक्षा मुख्यतः मदर टंग में मिलनी चाहिए, स्थानीय भाषा में मिलनी चाहिए ताकि समझ ज़्यादा अच्छी से हो सके। तो बहुभाषावाद इस शिक्षा में भी है। जैसे हम 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो 1944 का जो हमारा शिक्षा नीति है उसमें भी इसी तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो क्षेत्रीय भाषा, साथ में व्यावसायिक शिक्षा पर भी फोकस किया गया। तो अब जैसे हम कहते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए जो है 6वीं क्लास से लेकर जो ऐसी शिक्षा आरंभ हो जाए, कौशल विकास वाले पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाए। साथ में तकनीकी शिक्षा यानी आजकल जो डिजिटल शिक्षा है उस पर भी जो है फोकस, और इसके अलावा समस्या समाधान और रचनात्मकता। इसका मतलब बच्चा रटे ना, 98% परसेंटेज आ रही है फिर भी जो है रचनात्मकता नहीं है। परंतु कई ऐसे होते हैं कि परसेंटेज तो बहुत नॉर्मल है, परंतु कुछ चीज़ें क्रिएट कर देते हैं, कुछ चीज़ें बना देते हैं, नया पैदा कर देते हैं, नई सोच, नया विजन, नई समझ वो। और समानता और समावेशन अर्थात गरीब और पिछड़ों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना ताकि वो बाकी वर्गों के बराबर में आ सके। ये हैं क्वेश्चन पॉइंट्स कि हम क्या चीज़ें ध्यान में रखें जो परीक्षा में आने लायक होती हैं। तो इस बार हम परीक्षा पैटर्न को उस कीवर्ड्स के साथ में जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे हमारे प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता बेहतर बने और अच्छी बने। तो 25 तारीख से बैच आरंभ है, सभी लोग जुड़ सकते हैं और इन कक्षाओं के द्वारा अपने परिणामों को सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।